व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम हुआ नील कश्यप और आप मुझे देख रहे हो नील कश्यप लाइव पे। आज हम लोग कौन सी पोएम पढ़ेंगे? तो आज हम लोग पढ़ेंगे द सोल्जर, जो कि लिखी गई है किनके द्वारा? रूपर्ट ब्रूक के द्वारा। इस पोएम को हम लोग 3 पार्ट्स में पढ़ेंगे। 3 पार्ट्स में कैसे कैसे पढ़ेंगे आपको मैं पहले बता देता हूँ। आज के दिन पोएम की इंट्रोडक्शन होगी, कल के दिन होगी पैराफ्रेजिंग, और उसके बाद थर्ड डे होगी हमारी समरी, और समरी के साथ साथ होगी क्या? तो एमसीक्यू। तो आप हमारे तीनों पार्ट को अवश्य देखिएगा। शॉर्ट वीडियोज़ को ही कोशिश करूँगा मैं आपको देने की, ज़्यादा लंबा नहीं कंटेंट को खींचना है मुझे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है पढ़ने और समझने में भी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग कंटेंट को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में जो हमारे इस पोएम में जो हमारे मतलब राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक, इन्होंने किस प्रकार से कविता को लिखा है और कैसे अपनी फीलिंग्स को हमें बताना चाहा है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये रूपर्ट ब्रूक जो थे ये इंग्लैंड के कवि थे, और इंग्लैंड के कवि होने के कारण ये जितनी भी रचनाएं लिखे थे ये बेहतरीन इंग्लिश में लिखे थे, जिसके वर्ल्ड वाइड मतलब बहुत ज़्यादा उपलब्धियां मिली और लोग ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद भी किया था। तो रूपर्ट ब्रूक थे हमारे, उनका जन्म कब हुआ था? तो 1887 ईस्वी में हुआ था, और ये कब मरे थे? तो 1915 ईस्वी में मरे थे। वॉज बॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली। देखो, वेल टू डू एकेडमिक फैमिली मतलब क्या होता है बताता हूँ मैं आपको। देखो, ऐसा परिवार जो फिनेंशियली और साथ साथ एजुकेशनली दोनों के रूप में स्ट्रांग होते हैं, तो चीज़ों को करने में भी बहुत अच्छे थे और साथ में एकेडमिक में भी उनकी फैमिली बहुत ही अच्छी थी, क्योंकि वो लोग मतलब अच्छे घराने से बिलोंग करते थे। हिज फादर वाज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। अब देखिए, हाउस मास्टर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कभी भी आप किसी भी अच्छे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़िएगा तो वहाँ पे एक स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट होता है। उस डिपार्टमेंट में कुछ चीफ होते हैं और कुछ डीन्स होते हैं, कुछ मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर मतलब बहुत अलग अलग पोस्ट होती है। वो सिर्फ अच्छे स्कूल और अच्छे कॉलेज में ही आपको मिलेगा। तो वहाँ हाउस मास्टर होता है। तो जैसे कोई हाउस होगा, ग्रीन हाउस, रेड हाउस, ब्लू हाउस, ऐसा ही कोई हाउस होगा, और भी रग्बी स्कूल के मतलब स्कूल में वो हाउस मास्टर के रूप में थे। व्हेन रूपर्ट वाज एजुकेटेड बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज। और अब देखिए, जहाँ पर रूपर्ट क्या किए थे, उनको एजुकेशन मिला था, वो अपनी मतलब जो बेसिक एजुकेशन थी, ज्ञान थी, उनको उन्होंने प्राप्त किया था। कहाँ जाने से पहले? तो किंग्स कॉलेज जाने से पहले, जो कि कैम्ब्रिज में स्थित है। किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में स्थित है। उसके बाद क्या कहते हैं यहाँ पे? W.B. Yeats, ये सब फेमस कवि हैं, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। W.B. Yeats, द फेमस पोएट, डिस्क्राइब्स हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड। देखो, बहुत अच्छी सी लाइन इनके लिए कही भी गई है। और एज यूजल आप फोटो को ढंग से देखिएगा तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि ये कितने स्मार्ट हुआ करते थे। आप इनको देख सकते हो। ही इज़ जस्ट स्मार्ट बंदा, बहुत ही स्मार्ट ये बंदा दिख रहा है। तो मतलब ईट्स जो थे ये बहुत ही फेमस कवि थे, और इन्होंने ये चीज़ को मतलब कहा था कि ये जो बंदा है रूपर्ट ब्रूक, ये इंग्लैंड का सबसे हैंडसमेस्ट मतलब होता है, देखो हैंडसम और ब्यूटीफुल दो वर्ड है। हैंडसम वर्ड का हम लोग जो यूज़ करते हैं ये हम लोग मेल के लिए यूज़ करते हैं, और जो ब्यूटीफुल वर्ड होता है ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? तो ये हम फीमेल के लिए करते हैं। तो ये बच्चों आपको पता होना चाहिए। तो ये जो वर्ड यूज़ किया गया हैंडसम, किन के लिए यूज़ किया गया? तो रूपर्ट ब्रूक के लिए यूज़ किया गया है, और वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम कवि थे। कहाँ के? तो इंग्लैंड के। ही एज्यूम्ड अ सिम्बॉलिक रोल दैट इवेंचुअली टर्न्ड इनटू अ मिथ ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। अब देखिए, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा सिम्बॉलिक पर्सन थे, मतलब जो कि एकाएक क्या हुआ, एकाएक मिथोलॉजिकल चीज़। मतलब देखो, ये कवि बहुत ही डिफरेंट टाइप के थे अपने ज़माने के, और एकाएक मतलब वो मिथोलॉजिकल चीज़ों पे लिखते लिखते एकाएक क्या हुआ कि ये वॉरियर के रूप में मतलब पोइट बन गए, एक वॉरियर पोइट भी बन गए थे। तो ये उनकी लाइफ की एक कुछ घटना ऐसी उनके लाइफ में मतलब घट गई हुई, जिसके कारण वो वॉरियर कवि बन गए थे। ही डाइड ऑफ सेप्टिसेमिया ऑन अप्रैल 23, 1915। अब देखो, ये सेप्टिसेमिया क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सेप्टिसेमिया क्या होता है? तो अभी के टाइम में अगर कांटी वगैरह गड़ जाती है, तो जंग वाली कांटी गड़ती है, तो हम लोग टेटनस का इंजेक्शन लेते हैं। तो वही शायद उस टाइम में मतलब उतनी ज़्यादा मेडिकल साइंस डेवलप नहीं की थी, इसीलिए उनको सेप्टिसेमिया हो गया, सेप्टिसाइसिस हो गया। कोई घाव ऐसा हो गया होगा जाके, जो ही कट वट गया होगा किस चीज़ से, लोहे से, जिसके कारण वो ट्रीटमेंट नहीं करा पाया, और उनकी डेथ कब हो गई? तो 23 अप्रैल 1915 में हो गई उनकी डेथ। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमॉन्स इन एगेन ऑन हिज वे टू अ बैटल एट गैवीपोली। अब देखो, वो भी कहाँ हुई? तो ऑफ द आइलैंड मतलब आइलैंड से दूर लेमनॉस नाम के कोई जगह पे हुआ, जहाँ पर वो युद्ध में थे। और वो युद्ध कहाँ चल रहा था? तो गैवीपोली नाम की एक जगह पे युद्ध चल रहा था। वहाँ पे वो या तो वहाँ से आ रहे थे या वहाँ को जा रहे थे।
तब उनकी डेथ हो गई थी। किस बीमारी से? तो सेप्टिसेमिया से हो गई। तो सेप्टिसेमिया उस टाइम में आपको पता होना चाहिए कि जो युद्ध वगैरह में लोग जाते हैं तो गोली वगैरह लगती रहती है, हाथ वाथ काटते रहता है, तो शायद इसलिए उनकी डेथ हो गई होगी। ब्रूक इज़ रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोएट। अब देखो ब्रूक को आज भी लोग याद करते हैं किस रूप में? तो उन्हें याद किया जाता है वॉर पोएट के रूप में। देखो वॉर पोएट वैसे पोएट को कहा जाता है जो युद्ध से रिलेटेड या फिर देशभक्ति से रिलेटेड या फिर लड़ाई से रिलेटेड कोई भी कविता अपने देश के लिए लिखा करते हैं। वो इंस्पायर्ड पैट्रोटिज्म। अब देखिए वो जितनी भी उनकी रचना वॉर से रिलेटेड थी वो पैट्रोटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति का भाव। वो हमारे अंदर में क्या करती है, जैसे ही उनकी आप कविता को पढ़िएगा ना तो आपके अंदर में ना देशभक्ति का भाव एकदम ओत प्रोत देशभक्ति के भाव से हो जाइएगा। अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और वो भी कब की एक बात है? तो ये उनकी कविताओं को सबसे ज़्यादा महत्व तब दिया जाता था जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हमारे वर्ल्ड में छिड़ा हुआ था। तो आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं कि वो वॉर पोइट थे, और वॉर पोइट होने के कारण जब उनकी डेथ हुई थी तो शायद उसके बाद जो भी लोगों ने उनकी कविताओं को पढ़ा होगा शायद उनको इतना ज़्यादा इंस्पायर्ड हो गए होंगे अपने देश के लिए, और इनकी कविताओं से ज़्यादा इतना इंस्पायर्ड हो गया कि उन्होंने मतलब अपने देश के लिए ही मतलब जी जान पूरा लगा दिया होगा। तो ये समझो तो एक तरीके से वॉर पोइट थे जिन्होंने बहुत लोगों को मतलब पैट्रोटिज्म सिखाया और देश के लिए कुछ कर गुजरने को मतलब उनको प्रेरित किया। देखिए उसके आगे क्या कहा गया है। हिज रेपुटेशन चीफली रेस्ट ऑन 5 वर्स सोनेट ऑफ विच द सोल्जर इज अनडाउटेबली द बेस्ट एंड द मोस्ट एंथोलॉजिस्ट। देखो एंथोलॉजी क्या होती है? कोई भी कहानी, कोई भी कविता जब एक के बाद दूसरी पार्ट बनती है, जैसे कि आप लोग देखे होंगे कोई भी मूवी वगैरह होती है, जैसे कि बहुत सारी ऐसी मूवी आपको मिलेगी जिसका पहला पार्ट बनेगा, फिर उसकी दूसरी पार्ट, तीसरी पार्ट, चौथी पार्ट बनती है। तो उनकी मतलब 5 ठो वॉर सोनेट्स उन्होंने लिखा था अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने 5 ठो वॉर सोनेट्स लिखा था जिसमें द सोल्जर को सबसे ज़्यादा अनडाउटेबली द बेस्ट, सबसे बेहतरीन माना गया था उनकी जितनी भी एंथोलॉजी थी उनमें। देखो फिर आगे क्या है, यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं, इनके ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं और देखते हैं इस प्रश्न में क्या क्या कहा गया है। देखो सबसे पहला है वर्क इन स्मॉल ग्रुप एंड डिस्कस द फॉलोइंग, व्हाई डू कंट्रीज गो टू वार। अब देखिए ये एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है जो सही बच्चों को पता होना चाहिए कि कोई भी कंट्री किसी भी बगल वाले मुल्क से या किसी भी मुल्क से साथ लड़ाई क्यों कर लेता है। तो देखो लड़ाई किसी भी कंट्री के बीच में होने के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कोई उसकी ज़मीन में चला आता है, या फिर किसी को प्रॉब्लम होती है आतंकवाद से, या फिर हो सकता है कभी कभार मतलब आप लोग जानते हो जैसे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा लड़ते रहते हैं पाकिस्तान वाले और साथ में चाइना वाले। तो वो भी क्यों लड़ते हैं? तो सिंपल सी बात है, ये चाहता है कि मुझे वो मिल जाए और वो पाकिस्तान वाले चाहते हैं मुझे मिल जाए। तो बाउंड्रीज़ के लिए कभी कभार लड़ाई हो जाती है, कभी कभार रिसोर्सेज के लिए लड़ाई होती है, कभी कभार घुसपैठ के लिए लड़ाई होती है, इंट्रूडिशन के लिए लड़ाई होती है। तो इंट्रूडिंग मतलब होता है घुसपैठ करना। कभी कभार ऐसा भी होता है कि मतलब क्राइम मतलब स्मगलिंग के कारण भी लड़ाई होती है। तो वॉर होने के पीछे कोई एक स्पेशल कारण नहीं होता है, कुछ भी कारण हो सकता है। जो किसी देश को अच्छा नहीं लगेगा तो वो लड़ देता है तुरंत में। देखिए आर द सोल्जर्स हैप्पी अबाउट इट। अब देखो वॉर जो एक प्रोसेस है जिसके कारण किसी को भी नहीं अच्छा लगता है। देखो युद्ध एक ऐसा चीज़ है जिसमें नुकसान ही होता है। वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ, सेकेंड हुआ, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान के जितनी बार भी लड़ाई हुई, चाहे हिंदुस्तान की चाइना के साथ लड़ाई हुई, तो उसमें किसी को फ़ायदा बेनिफिट तो कुछ मिला ही नहीं, लेकिन देखा जाए तो लॉस जरूर मिला होगा। तो युद्ध कहीं से भी, वॉर कहीं से भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। कोई भी कंट्री नहीं चाहता है कि वो कभी भी लड़ाई करे। सिंपल आप ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जहाँ तक बात है आर द सोल्जर्स हैप्पी, तो युद्ध लड़ने में सोल्जर्स को भी पता रहता है कि मैं अगर लड़ने जाऊँगा तो हो सकता है मेरी मौत हो जाए, मैं दूसरे मुल्क में रहूँगा, मैं वहाँ पे लड़ता रहूँगा, शायद कोई गोली चली आए जो मेरी जान जिस पे मेरा नाम लिखा और वो मैं मर जाऊँ, उस गोली को खा करके गोली लग जाए और वो मौत हो जाए। तो शायद वो कभी इस चीज़ को उम्मीद नहीं करेगा अपने परिवार से बिछड़ना। तो हर मुल्क चाहता है शांति से रहना, लेकिन फिर भी युद्ध होता है, मजबूरन में सोल्जर्स को लड़ना पड़ता है और कोई लड़ाई करना नहीं चाहता है। लेकिन जहाँ तक देखा जाए मेरा मानना है कि सोल्जर्स कभी खुश नहीं रहते हैं युद्ध से, कभी नहीं वो खुश रहते हैं। कोई भी देश या फिर कोई भी देश के नागरिक एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते हैं। देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, द रोल ऑफ इंडियन आर्मी इन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। अब देखिए हिंदुस्तान की जो आर्मी है, इंडियन आर्मी है, इसका क्या रोल रहा है हमारे देश को उत्थान करने में। तो देखो अगर हिंदुस्तान की आर्मी ना रहे तो हम देश जैसे हम अपनी चैन से रहते हैं, चैन से सोते हैं, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्योंकि बता रहा हूँ देखो एस्पेक्ट्स क्या क्या है। अगर ये हिंदुस्तान की आर्मी ख़त्म हो जाए, आर्मी ही नहीं रहे, देखो सबसे पहले नुकसान क्या होगी कि बगल का जो पड़ोसी मुल्क है चाइना,
चाहे हमारा पाकिस्तान हुआ, चाहे बांग्लादेश हुआ, चाहे नेपाल हुआ। देखो छोटा कंट्री हो या बड़ा, कोई भी कंट्री अपनी साम्राज्य की सीमा को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा, वो अपने मतलब जितनी भी फौज होती है उसको हिंदुस्तान के अंदर में घुसा दे। चाहे देखो ये हमारा हिंदुस्तान, मैं आपको छोटा सा एक चीज़ कंडीशन बताता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। देखो जो हमारा हिंदुस्तान है, मतलब इसके तरफ से हमारा चाइना है ये, तो चाइना को देखो, चाइना इधर से चाहेगा कि वो उसके हिंदुस्तान को अपने मिला ले। इधर से पाकिस्तान है तो पाकिस्तान चाहेगा इधर से वो खुद को उसको हिंदुस्तान को अपने मिला दे। इधर मतलब बांग्लादेश है तो बांग्लादेश भी चाहेगा कि वो खुद को इधर से मिला ले। तो कोई भी देखो, हिंदुस्तान की आर्मी की इतनी अच्छी चीज़ है कि जो हमें चैन से सोने के लिए देता है। अगर ये ख़त्म हो जाए तो हमारा देश ना डेवलप कर पाएगा, ना हम डेवलप कर पाएंगे, शायद हम लोग को जीना भी मुश्किल हो जाएगा। आप इस चीज़ को समझिएगा। आप जानते ही हो कि चाइना में कितनी ज़्यादा तानाशाही चलती है। तो चलिए इन चीज़ों को बात, ये सब बातें विचार करने की है। आप लोग भी इन चीज़ों को सोचना समझना, किस प्रकार से युद्ध होना चाहिए, क्या होना चाहिए, युद्ध हो तो किस केस में हो, क्या युद्ध होना अच्छा है या नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे बाद में। वैसे इसके ये क्वेश्चंस है, आप इसको मन में रखना, समझने की कोशिश करना, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है हमको यहाँ पे। देखिए उसके आगे हम लोग पोएम को थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो ये जो पोएम है हमारी द सोल्जर, देखो सोल्जर कहने का अर्थ क्या हुआ। सोल्जर मतलब वो कोई भी योद्धा। यहाँ पे सोल्जर मतलब कोई विशिष्ट योद्धा के बारे में लेखक रूपर्ट ब्रूक ने नहीं कहा है। ये सोल्जर कोई भी उस योद्धा के लिए कहा है जो अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार रहता है। तो ये सोल्जर का अर्थ यही हुआ। सोल्जर का अर्थ होता है योद्धा या सैनिक भी आप उसको कह सकते हो। देखिए इस पोएम को हम लोग ढंग से समझते हैं उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ों को बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लेखक ने कहा है, इफ़ आई शुड डाई थिंक ओनली दिस ऑफ मी। देखो सबसे पहले यहाँ पे ये शुरुआत ही जो पोएम की हुई है निगेटिविटी से हुई है। देखो लेकिन निगेटिविटी से हुई है तो ये लेखक एक्चुअली क्या है ना कि वो एक युद्ध की कल्पना नहीं कर रहे हैं, वो युद्ध में लड़ रहे हैं। योद्धा हैं वो लेखक, रूपर्ट ब्रूक एक योद्धा है और उस योद्धा ने खुद युद्ध को देखा है, इसीलिए उस युद्ध की जो फीलिंग्स है उसको उन्होंने इस कविता में पेश किया है। तो वो कहें क्या है, अगर मैं मर जाता हूँ तो मेरे बारे में सिर्फ एक चीज़ ही सोचना। क्या सोचना? तो दैट देयर इज़ सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर एवर इंग्लैंड। देखो युद्ध लड़ने के लिए हमारे जो राइटर हैं रूपर्ट ब्रूक वो गए हुए हैं और वो ये चीज़ बता रहे हैं कि मैं अगर मर जाऊँ तो बस मेरे लिए यही सोचना कि मैं दुनिया के किसी भी कोने में शहीद अगर होऊंगा अपने देश के लिए तो वो जो देश होगा, जिस जगह जिस मिट्टी पे मैं उड़ूंगा वो मिट्टी किसका होगा, तो वो इंग्लैंड की मिट्टी होगी, क्योंकि उस मिट्टी पर मैंने अपना जान गंवाया है और मेरी जान अपने देश के लिए मैंने दिया है। तो वो जो जिस जगह पे मैंने अपनी जान को दिया है वो जान हमारे देश का, इंग्लैंड का है, वो मेरा नहीं है, वो इंग्लैंड का जान है। देयर सेल बी इन रिच अर्थ रिचेस्ट डस्ट कंसील्ड। लेखक यहाँ पे कुछ चीज़ों को अलग तरीके से बताया है। उन्होंने क्या कहा है कि जब मैं मर जाऊँगा तो इन द रिच अर्थ, तो उन्होंने धरती माँ को बहुत ही रिच मतलब क्या कहा है, रिच मतलब धनी नहीं, संपदा पूर्ण के रूप में कहा। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं मरूंगा तो मैं वहाँ पे मतलब कि वो धूल में मिल जाऊंगा। अब देखो युद्ध में मर जाने वाले लोग क्या होते थे, पूरा अभी के टाइम में ना उनको कंट्री ले जाया जाता है, पुराने ज़माने में जिस कंट्री में वो मरते थे वहीं पे उनको दफन कर दिया जाता था। तो वो क्या कह रहे हैं कि वहाँ पे मैं जब मिट्टी में मुझे मिला दिया जाएगा, मैं मिट्टी में धूल में जब मिल जाऊँगा तो क्या होगा, अ डस्ट फ्रॉम होम इंग्लैंड ब्रॉड। तो वो बताते हैं कि वो जिस मिट्टी में मैं मिलूँगा तो मैं किस मिट्टी का हूँ, तो मैं इंग्लैंड की मिट्टी का हूँ। मैं कहाँ का, इंग्लैंड मतलब इंग्लैंड में पैदा लिया। क्या यहाँ बॉर्न, ये बोर जो है ये V2 है हमारा किसका, बॉर्न का। तो कहते हैं कि मैं इंग्लैंड की मिट्टी में पैदा लिया, लेकिन मैं मरा कहाँ, तो मैं दूसरे मुल्क में मरा, सेव्ड मेड अवेयर। और ये कह रहे हैं कि मैं इंग्लैंड में पैदा लिया, मैं बड़ा हुआ। देखो सेव्ड मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे छोटा सा आदमी जो बड़ा होता है उसके लिए कहा गया। मेड अवेयर, चीज़ों को वो समझना सीखें। गेव वंस हर फ्लावर्स टू लव, और उन्हें बताया है कि वो मुल्क मतलब कौन, इंग्लैंड जो उनका मुल्क है, उन्होंने उनको फ्लावर्स ऑफ लव, उन्होंने उनको मतलब खुशी मतलब फूल दिए, किनके, खुशियों के फूल दिए। हर वेज टू रोम, और उन्होंने उनको एक मौका दिया हर तरफ घूमने का, इधर उधर विवाद नहीं करने का, सॉरी, इधर उधर घूमने का उन्होंने दिया, और मतलब इधर उधर
घूमने का उनको मौका दिया। अ बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, और उन्होंने कहा कि वो जो उनका जिस्म है, किनका जिस्म, रूपर्ट ब्रूक का जो जिस्म है, वो कहाँ की खुशबू को, वहाँ कहाँ की सांस को वो इनहेल करते हैं, एक्सेल करते हैं, तो वो कहाँ की करते हैं, तो इंग्लैंड की मुल्क की वो साइंस को लेते हैं। देखो यहाँ पे ओवरऑल इन जो ये जो हमारा 7 लाइन्स है, इस लाइन्स में लेखक ने ये कहना चाहा है कि मैं इंग्लैंड में पैदा लिया, लेकिन मैं युद्ध में अगर किसी भी मुल्क में जाता हूँ और उस मुल्क में अगर हमारी मौत हो जाती है, तो वो मुल्क की जिस मिट्टी जहाँ पर मैं मरूंगा, तो वो मिट्टी हमारे ही देश की होगी, क्योंकि मैं जो रूपर्ट ब्रूक हूँ, मैं जिस कंट्री में पैदा लिया, बड़ा, मतलब जहाँ मुझे मोहब्बत मिला, जहाँ मैं घूमा, तो मैं वहाँ का पार्ट बन गया। लेकिन मैं कहीं गया वो मतलब नहीं करता है, मैं वहाँ मरा, तो वो ज़मीन हमारे मुल्क की हो गई। देखो फिर उसके आगे लेखक क्या कहते हैं, नेक्स्ट पेज में देखिए, वॉश्ड बाय द रिवर ब्लिस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। देखो उसके बाद बताते हैं कि जब वो शायद मर जाएंगे, मतलब कौन, रूपर्ट ब्रूक जब मर जाएंगे, तो उनकी मतलब उनके जो मतलब उनका बॉडी तो पूरी तरह से डीके कर जाएगा। फिर वो क्या होगा, वॉश्ड बाय द रिवर्स, वो धीरे धीरे क्या होंगे, स्विफ्ट अवे, मतलब धुल जाएंगे, किस चीज़ से, रिवर के पानी के द्वारा, ब्लिस्ड बाय द सन्स ऑफ होम। और क्या होगा, उनको मतलब ब्लिस्ड मिलेगा किसके, सन्स, सूरज के द्वारा, जो कि कहाँ का है, जो कि उनके मूल का है। देखो यहाँ पे एक्चुअली उन्होंने पैराफ्रेजिंग जो किया है मेटाफर के रूप में किया है, वो ये चीज़ सूरज का यहाँ पे तुलना कर रहे हैं किसके रूप में, वो सूरज जो पूरे पृथ्वी पर अपनी रोशनी को प्रदान करता है, जो उनके मुल्क में भी करता है, और वो जहाँ अपनी युद्ध में अपनी जान को गंवाए हैं वहाँ भी उनको प्रदान करता है। एंड थिंक, और आप इस चीज़ को सोचिए, दिस हर्ट ऑल इविल्स सेड अवे। देखो यहाँ पे इविल्स मतलब यहाँ पे इविल का जो यूज़ किया गया है, युद्ध में होने वाली जो भी प्रॉब्लम होती है, युद्ध में होने वाली जो कठिनाइयाँ होती है, दुख होती है, दर्द होती है, उनके लिए यूज़ किया गया है। और वो बोलते हैं अगर सोचिए इस चीज़ को, दिस हर्ट ऑल इविल्स सेड अवे, तो वो जो दुख, जैसे ही उनकी मौत होगी, किनकी, रूपर्ट ब्रूक की, योद्धा की, उस सोल्जर की मौत होगी, तो जितना दुख दर्द होगा, युद्ध का प्रॉब्लम होगा, समस्या होगा, वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। अ पल्स इन द इंटरनल माइंड नो लेस गिव सम वेयर बैक द थॉट्स ऑफ इंग्लैंड गिवन। और वो बताते हैं जिस समय में वो मतलब उनका जो इटरनल मतलब जो अंदरूनी मतलब जो माइंड होगा, जो उनका मतलब बुद्धि होगी, उसमें क्या होगा कि उसमें मतलब जो इंग्लैंड ने उनको यादों को दिया होगा, जितनी भी यादों को दिया होगा, जिसको जी रहे होंगे वो, तो जिस टाइम में उनकी मौत होगी तो वो सारी यादें क्या होगी, उनके जहन में एकाएक आने लगेंगी, विचार में, थॉट्स में आने लगेंगी, हर साइट्स एंड साउंड ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे। और वो उस दिन इस चीज़ को, वो जितने भी अपनी यादों को होंगे, साइट्स, जितने भी चीज़ों को उन्होंने देखा होगा, जितनी भी ध्वनियों को उन्होंने सुना होगा, जितने भी खुश मिजाज सपनों को उन्होंने देखा होगा, एज हर डे, उनके दिन के लिए, मतलब किनके दिन के लिए, इंग्लैंड के दिन के लिए। याद रखिएगा यहाँ पे ये लाइन है, एंड लाफ्टर लर्न्स ऑफ फ्रेंड, और उन्होंने अपने दोस्त के साथ, और जितनी भी खुशियाँ, हंसी खुशी को उन्होंने मतलब जिए होंगे, एंड जेंटलनेस, और जो भी भद्रता होगी, जो भद्र पुरुष की जो लक्षण होती है, कर्म होती है, उन चीज़ों को वो अपने जो मुल्क में देखे होंगे, इन द हार्ट एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। तो यहाँ पर इंग्लिश हेवन करने का मतलब वो अंग्रेज का स्वर्ग नहीं, देखो स्वर्ग एक ही होता है। तो मृत्यु के बाद जो भी व्यक्ति होता है वो एक ही हेवन जाता है, चाहे वो हिंदू धर्म का हो, मुस्लिम धर्म का हो, क्रिश्चियनिटी का हो, या किसी भी धर्म का हो, वो हेवन एक ही होता है। तो यहाँ पर उन्होंने लास्ट में ये लाइन कहा है कि हर उनकी जो हार्ट होगा, दिल होगा, वो संपूर्ण रूप से शांत हो जाएगा, हर एक दुख गम पीड़ा से वो दूर चला जाएगा, और उनका जो आत्मा होगा वो कहाँ चला जाएगा, इंग्लैंड के हेवन में। देखो इंग्लैंड के हेवन मतलब वह स्वर्ग के रूप में उन्होंने कहा है, जो इंग्लिश है, मतलब यहाँ इंग्लिश मतलब इंग्लिश स्वर्ग, मतलब ऐसा नहीं कि ऊपर जाते हैं लोग तो वहाँ पे अलग अलग धरती बटी हुई है, ये इंग्लैंड का, ये इंडिया का, ऐसा कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे हेवन का अर्थ मतलब वह स्वर्ग है जहाँ पे हर अच्छा कर्म करने वाला, देश के लिए अपने आप को कुर्बान कर देने वाला व्यक्ति जाता है। तो ओवरऑल कहने का अर्थ ये हुआ, लेखक ने इन सभी कविता, इन सभी लाइंस के जरिए बस ये चीज़ बतलाना चाहा कि एक मनुष्य जो देश, जिसके अंदर में देशभक्ति की भावना होती है, वह कुछ भी कर सकता है अपने देश के लिए। वह अगर दूसरे मुल्क में ही मरता है फिर भी उसके दिल और धड़कन वह अपने ही मुल्क की रहती है। साथ में वो एक देशभक्त व्यक्ति जो होता है वो कभी भी अपने देश के लिए निगेटिव नहीं सोचता है, वो अपने दोस्त यार माँ बाप हर किसी को भुला देता है, बस अपने आप को कुर्बान कर देता है देश के लिए, क्योंकि वो देश को कुछ दे सके। और वो कुछ के रूप में वो क्या देता है, तो वो अपनी जान दे देता है। तो आप भी सोचिएगा इस चीज़ को कि क्या एक देशभक्त बनना अच्छी बात है।
क्या आप देशभक्त बनना चाहिएगा? क्या अपने देश के लिए आप कुर्बान होइएगा अगर ज़रूरत पड़े तो जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे ऐसा मौका मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देश सर्वोपरि होता है, देश से ऊपर हमारा कुछ भी नहीं है। अगर देश ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये कविता ख़त्म होती है बच्चों। हम लोग नेक्स्ट डे फिर मिलेंगे एक नए कंटेंट के साथ में। और देखिए हम पोएम और स्टोरी को बराबर क्यों कर दिए हैं, 6 पोएम भी हो गई है हमारी, 6 स्टोरी भी हो गई है। और हम लोगों को मैनेज करके बराबर करके चलना है, क्योंकि सिलेबस को हमको टाइम पे ख़त्म करना है। तो अभी हम आज तो चलनी चाहिए थी वैसे स्टोरी, लेकिन पोएम इसलिए चल रही है क्योंकि मुझे सिलेबस को बराबर करना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और याद रखो प्लीज़, अगर जा रहे हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। बाय बाय, टेक केयर।